क्लास दिसंबर 2024 के लिए प्रथम प्रश्न पत्र चल रही है, जिसमें आप सभी को अभी भी 799 फीस है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, महादेव। स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन में। आवाज मेरी क्लियर है, आप तक पहुंच रही है? क्लियर है तो क्लास को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करें। सभी लोगों ने शेयर कर दिया है, आवाज मेरी जा रही है? जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, तो सरस्वती माँ का नाम लेकर के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपका दिसंबर, जो आने वाला दिसंबर है, उम्मीद है कि ये आपका, आपके जीवन का ये दिसंबर 2024 एक ऐतिहासिक डेट, जिसमें आप क्या हो जाएंगे, जेआरएफ हो जाएंगे, जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, तो इसमें आपको 43,000 रुपये मिलेगा, जिसमें 37,000 फेलोशिप मिलती है और 6660 रुपये एचआरए, तो कुछ ज़्यादा भी हो गया। ठीक है, तो 43,000 से ज़्यादा मिलता है। तो उम्मीद है कि दिसंबर में आप सभी जेआरएफ हो जाएंगे। इसी के साथ क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे लेकर के चल रहे हैं। और 110 प्लस प्रश्न का आपका टारगेट है कि 110 प्लस प्रश्न करके आना है। फर्स्ट पेपर में 35 प्लस करके आना है। कितने? 35 प्लस प्रश्न करके आना है फर्स्ट पेपर में, ये टारगेट। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, जिसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएएस के बारे में क्या सत्य है। ये प्रश्न किसका है? ये दिसंबर का ही प्रश्न है। सॉरी, ये आपका जून का प्रश्न है। ठीक है, नहीं सितंबर का, जून में का तो नहीं है। सितंबर का ये प्रश्न है 2024। ठीक है, चलिए आंसर करिए। प्रश्न नंबर 1, सौर संगठन राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, इसकी अगर बात किया जाए तो शुरुआत 30 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? 30 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। कब किया गया? 30 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। कोप 21, कोप 21 था और 2015 में स्टार्ट किया गया इसको। इसके देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, इसके और इसके साथ साथ में भारत और फ्रांस, भारत प्लस फ्रांस के बीच ये क्या है? समझौता है। भारत और फ्रांस के बीच समझौता है ये। और इसके सदस्य कितने हैं? सदस्य देश, सदस्य देश जो है वो 103 है। कितने हैं? 103 है।
और ये जो जितने भी ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करते हैं, इसमें जितने भी देश, जो 103 देश हैं, वो इस तरीके से अगर ग्लोब होता है तो उसमें वो क्या करते हैं, उनका जो एरिया है वो ए है। क्या है? ये वाला एरिया है। ठीक है? इस एरिया का मतलब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, जीरो, ठीक है, जीरो अंश होती हैं, 23.5 अंश, 23.5 अंश होती हैं। ठीक है? तो इस तरीके से अगर सौर संगठन की बात किया जाए, और इसमें भाषा जो यूज होती है, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा, ये जितने भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी की पॉइंट आपके लिए बता रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है? इसके साथ साथ में कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में क्या है, सभी देश रहते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पहला है, इस संधि में 100 से अधिक सदस्य देश शामिल है। क्लियर है? 103 देश है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? दूसरा कह रहा है कि इसका मुख्यालय जेनेवा है। इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड नहीं है, भारत में है। कहाँ है? भारत में। और ये हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है? तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अधिकांश सदस्य भूमध्य रेखा, कर्क रेखा के मध्य हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य सौर दक्षता का उपयोग करना है, और इसके भारत और फ्रांस की एक सहयोगी पहल है। तो हम किस ऑप्शन को करेंगे? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को जल्दी से बताइए, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार का प्रश्न को समझने में? ये जितने की पॉइंट बताए हैं, ठीक है, 30 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुआ, कोप 21 में बात की गई, भारत फ्रांस के बीच समझौता है, सदस्य देश 103 है, अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का यूज किया जाता है, कर्क मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं इस संगठन के अंतर्गत आते हैं, भारत हरियाणा में इसका क्या है, मेन सेंटर है। इसके साथ साथ में एक और बातें हैं जो भूल रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए, ये सभी के सभी प्रश्न क्या है, पूछे गए। तो इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। एक एक चीज यहाँ पे, अब यहाँ भूमध्य रेखा दिया है, यहाँ कर्क रेखा, और आपको पता ही नहीं, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? गुरुग्राम में, हरियाणा गुरुग्राम में। आगे बढ़ा जाए? क्लियर है सभी को? आप थोड़ा सा दिमाग ये भी लगा सकते हैं कि अगर ये सौर संगठन है, तो सौर संगठन में अगर यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य की किरण तो ज्यादा यहाँ पे तेज पड़ती है। जियोग्राफी वाले स्टूडेंट होंगे तो समझ रहे होंगे, वैसे हम भी जियोग्राफी के भी स्टूडेंट हैं। एजुकेशन से भी एमए हमने किया है, भूगोल से भी एमए किया है, और समाजशास्त्र से भी हमने एमए किया है, और उसके बाद एमएड भी है। तो 4 पीजी कम से कम हो गया। तो ये इसका डायरेक्ट यहाँ पे क्या पड़ता है, और ये सौर की बात हो रही है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न फिर आ गया, देखिए, मतलब ये प्रश्न यूजीसी ने टारगेट करके रखा है, लगभग सभी पेपर में लगातार देते जा रहा है, देते जा रहा है, और इससे हम भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, इससे हम बच नहीं सकते, करना तो पड़ेगा ही। चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। अब इसमें टाइम न लेते हुए हम आपको बताते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी विचरण जो गुणांक है, यानी पूछा जाता है सीवी बराबर तो बटे एम, इसी को एम कहिए या एक्स बार कहिए। ठीक है? बात क्या है, बराबर होती है, और गुणे 100 अगर इस सूत्र पे लगाएंगे, आप हल करेंगे, तो इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, सबसे पहले सी आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है? पूछा है कि गुणांक के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, किससे,
घटते क्रम में, यानी बड़ा सबसे पहले आएगा और फिर उसके बाद आएगा। तो सवाल को अगर हल किया जाए तो कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.3 अपान 8 गुणे 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 31.1। ठीक है। दूसरा जो है बी, बी नंबर, बी में क्या करेंगे, 3.8 अपान 7 गुणे 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे बी को, तो ये आएगा 29.92। सी ऑप्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सी में आएगा 5.7 अपान गुणे 100। ठीक है। इसको आप गुणा भाग करेंगे तो आएगा 38.25। ठीक है। एक बचा चौथा, चौथे में हम क्या करेंगे, 4.7 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो पूछा है कि गुणांक के घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 31 है कि 29 है कि 38 है। सी सबसे बड़ा है, सी क्या है, सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले कौन आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए करना तो पड़ेगा ही, ठीक है, सवाल तो लगाना ही पड़ेगा तभी काम बन पाएगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। ये भी सब सितंबर 2024 के प्रश्न है। अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। कैसे प्रोसेस करना है, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे बढ़े। आपस में बात न करें आप लोग। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे बढ़े। ठीक से समझ में नहीं आता है ये, तो देखिए ठीक से समझ में क्यों नहीं आता है। पूछा है डेटा समूहों के निम्नलिखित माध्यों और मानक विचलन के साथ उनके विचरण गुणांक को घटते क्रम व्यवस्थित करिए। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, फार्मूले पे आप सभी को रख दिए, सबका मान दिया हुआ, गुणा भाग तो आपको करना है ना, हम थोड़ी करेंगे, वो तो आपको करना है। गुणा भाग हमने किया, ये आंसर आ गया। इसमें कह रहा है घटते क्रम में लिखे, यानी बड़ा सबसे पहले आएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सी है, सी को हमने पहले रख दिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इससे सरल तो नहीं समझा पाएंगे। अगला क्वेश्चन, मापन का पैमाना और चर का उदाहरण। जल्दी से आंसर करिए, आंसर करिए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 3 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताइए। अगर नॉमिनल की बात आप करते हैं, ऑर्डिनल की बात करते हैं, इंटरवल की बात करते हैं, रेशियो, हर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन इस तरीके के आए हो। अब किस सब्जेक्ट का है मुझे नहीं पता, इतिहास का प्रश्न है, किसका है, फर्स्ट पेपर का। और सब्जेक्ट में भी प्लेगरिज्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नए नए प्रश्न प्लेगरिज्म से बन रहे हैं। जो हम लोग रटे हैं 0 से 10%, और है ना 10 से 40, 40 से फिर 60, 60 से ज्यादा, उससे हट करके आज मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, उससे हट के कैसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। अगर हम जाति की बात करें तो जाति में हम ये भी कह सकते हैं, कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, जैसे जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, एसटी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जाति भी होती है। फिर इसके बाद दिया गया है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या है,
जैसे सेना के कर्मियों की रैंक है, क्या है, रैंक आ जाएगा। अंतर में क्या करेंगे, दिन का समय, दिन का क्या है, समय, छात्रों की ऊंचाई, यानी क्वेश्चन चाहे जैसे प्रश्न पूछा जाए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो काम बन जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो काम बन जाएगा। ठीक है, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर पड़ोसी तो आपका इंतजार कर ही रहा है कि कब असफल हो क्या है। डेविस होम्स के अनुसार संप्रेषण पाठ विषयक भाग संबंधित गुणवत्ताओं का विशिष्ट की संरचना आर्किटेक्चर से निर्धारित किया जाता है, माध्यम से, संदेश से, सोर्स से, विचारधारा से। प्रश्न नंबर 4 बताइए जल्दी से, प्रश्न नंबर 4 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा? डेविड होम्स के अनुसार संप्रेषण पाठ विषयक या व्यवहार संबंधित गुणवत्ताओं का विशिष्ट डैश डैश की संरचना से निर्धारित किया जाता है। किसकी संरचना से निर्धारित किया जाता है? माध्यम की संरचना से क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ये किसके? डेविड होम्स के अनुसार। प्रश्न नंबर 4 का अगला प्रश्न है, टेलीविजन सिनेमा के बीच मुख्य अंतर क्या है? बताइए जल्दी से। सिनेमा और टेलीविजन के मुख्य अंतर क्या है? एक है टेलीविजन, एक है सिनेमा। दोनों के बीच क्या अंतर है? आंखों की गति से मतलब है, ध्वनि की गूंज है, बैंडविड्थ है, जीवंतता का अंतर है। ठीक है, नॉमिनल ऑर्डिनल के प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। दोनों में अंतर क्या है? जीवंतता का अंतर है टेलीविजन और सिनेमा में। किसका है? चलचित्र सामने चलते रहते हैं, ठीक है, टेलीविजन में। अगला प्रश्न है, हंटर आयुग, सैडलर, हर्टांग और सार्जेंट। चलिए भाई, बड़ा भयंकर प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे हंटर आयोग, जिसका 1882, सैडलर 1917 और 19, हर्टांग 1927 और 29, 1944। ठीक है, जो हंटर आयोग है इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस समय जब हंटर आयोग आया तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण की बात की थी, प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। माध्यमिक का जो सिलेबस है, माध्यमिक का दो भागों में बांट दिया जाए, कैरिकुलम को दो भागों में, एक ए होगा एक बी होगा। ठीक है, ये भी बात किया था। और उच्च शिक्षा को उद्यमियों के हाथ में दे दिया जाए, ये भी हंटर आयोग ने कहा था। किसने कहा था? हंटर आयोग ने कहा था। कितना जूम करें भैया? अब इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, फिर कट जाएगा। सैडलर आयोग, ठीक है, सैडलर आयोग जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय कहा जाता है, लीड्स विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, जो जिनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। चलिए मैचिंग करके, प्रश्न नंबर कितना है ये? 6 नंबर। छह नंबर का आंसर क्या होगा? हंटर आयोग शोध शिक्षण प्रदान करने संबंध में विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी विभाग की बात करा, महाविद्यालय शिक्षा के सरकारी समर्थन को हटाना, मुसफल महाविद्यालयों के भावी विद्यालय केंद्रों को विकसित करना, महाविद्यालयों के पुस्तकालयों का संवर्धन, चुनिंदा केंद्रों में ऑनर्स को बढ़ावा देना। देखिए, हंटर आयोग ने क्या किया कि जो हायर एजुकेशन है
उसमें कहा कि उद्यमपतियों को दे दिया जाए। देखिए की पॉइंट के माध्यम से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सैडलर आयोग ने क्या कहा कि महाविद्यालयों के भावी महाविद्यालय केंद्रों में विकसित किया जाए, इसलिए उनको इस तरीके से लाया। हर्टांग समिति ने कहा, और सार्जेंट योजना शोध की बात करता है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा इसका? बी होगा। कितना बड़ा बोर्ड बढ़ा लें भाई, कितना बोर्ड बढ़ा लें आप, की पॉइंट पकड़ेंगे तभी काम होगा। यानी कह रहा महाविद्यालय शिक्षा को सरकारी समर्थन हटाना, यानी कि उद्यमपतियों को हाथ में देना, जैसे अडानी अंबानी को। ठीक, तो इसका मतलब किसने कहा? हर्टांग समिति ने किया, और सॉरी हर्टन हंटर आयोग ने कहा लॉर्ड रिपन के समय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काल स्थापना में, अब इसका अगर कालक्रम आपको पता है तब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, अगर नहीं पता है तो फिर कैसे हो पाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 में कलकत्ता में लॉर्ड वेल्जली के द्वारा, संस्कृत महाविद्यालय पूना, संस्कृत महाविद्यालय पूना 1824 को। ठीक है, केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय बनारस जो खोला गया था डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में, 1898 में। एग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर की स्थापना की गई थी 1886 में, 1886 में। और 1791 में ना संस्कृत, 1791 में। चलिए बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले नंबर पे ये आया, फिर दूसरे नंबर पे कौन आया? ये आया। क्वेश्चन का आंसर 7 नंबर का आंसर क्या होगा? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है चैनल के माध्यम से। ठीक है, 8 नंबर का क्या करना है? चैनल। 8 नंबर में बताइए, आपको मैचिंग करना है। ठीक है, अब चैनल की अगर बात करें तो ये चैनल कहां से पूछा गया है? मोक्स मेशी ओपन ऑनलाइन कोर्स 2008 में स्टार्ट हुआ। मोक्स इतना प्रसिद्ध हुआ और उसके बाद मुक्स वर्ष मनाया गया। क्या मनाया गया? मुक्स ईयर्स मनाया गया। ईयर्स मनाया गया 2012 में। ठीक है, मुक्स एक कोर्स है किस वेबसाइट से? तो जैसे स्वयं है, ठीक है, जैसे स्वयं वेबसाइट है, और स्वयं के साथ साथ स्वयं प्रभा भी है। स्वयं प्रभा, दोनों ये क्या होता है? ये डीटीएच के माध्यम से चलता है, ये इंटरनेट के माध्यम से चलता है। इंटरनेट, ये डीटीएच के माध्यम से चलता है। ठीक है, इसमें चैनल सबसे पहले 32 चैनल थे, फिर कितने ही 32 से 34 चैनल हुए, अब कितने हैं? 40 चैनल हैं। वर्तमान में कितने चैनल काम कर रहे हैं? 40 चैनल काम कर रहे हैं। ठीक है, 40 चैनल काम कर रहे हैं। अगर इसमें मैचिंग करेंगे तो 4 नंबर पे आएगा आपको ये। ठीक है, स्वयं प्रभा के चैनल। और धन 6 नंबर पे आ जाएगा विदित, और 7 नंबर पे आ जाएगा कौटिल्य। ये आपको याद करना पड़ेगा। 40 चैनल की लिस्ट हमने अपलोड करा दिया, कहां पर? आपके जो ऐप है उस पे हमने ऐड करा दिया। याद करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष विषय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक पहले छात्रों के घर पर व्याख्यान का
पूर्व रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखने के लिए देता है, फिर क्लास में छात्रों को चर्चाओं और समस्या समाधान की गतिविधियों से एक उदाहरण है। इतना सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। हमने आपको बताया कि आप कल ही बताया था मैंने कि आपको पढ़ाने से पहले, जैसे यूजीसी नेट यहाँ पे हम फर्स्ट पेपर आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मैटर हम आपको दे दें और कह दें कि आप घर से पढ़ कर के फिर उस पर डिस्कशन करें, उसी को फ्लिप्ड क्लासरूम कहा जाता है। कैसा? फ्लिप्ड क्लासरूम कहा जाता है। उसी को उल्टा या अलग अलग नामों से अंग्रेजी में उसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, जब आपको पढ़ाने से पहले आपको सारा मैटर दे दे और आकर के बात करें। ठीक है, हायर एजुकेशन हम पढ़ा चुके हैं, बाकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। व्याख्यान प्रदर्शन क्या होता है? लेक्चर शिक्षक केंद्रित होता है। अनसिंक्रोनियस लर्निंग का मतलब होता है वीडियो दे दिया जाए और वीडियो में क्या किया जाए। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया जाता कि रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, तब तो अनसिंक्रोनियस लर्निंग हो। सिंक्रोनियस का मतलब होता है लाइव, जैसे अभी हम क्लास चढ़ा रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास अगर चल रही है तो ये सिंक्रोनियस होती है। ईमेल इसमें आता है, ईमेल याद रखिएगा क्वेश्चन, ईमेल अनसिंक्रोनियस में आता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चैनल याद कर लीजिए, जैसे भी याद करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। रोज एक एक दिन आपके लिए। और एक ट्रिक मैं बता, अगर आपका टारगेट मान लीजिए कि 15 दिसंबर से ऐसा लगता है कि 2024 का एग्जाम स्टार्ट होगा, मान लीजिए, एक हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब आज से लेकर के और जितना दिन बाकी है उसका एक हमने कैलेंडर बना लिया, और कितने दिन बाकी हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, आज खत्म हो गया, अब 4 दिन बाकी हैं, कल भी खत्म हो गया, 3 दिन बाकी हैं, ये भी खत्म हो गया, 2 दिन बाकी हैं, ये भी खत्म हो गया, एक दिन, अब एग्जाम। इस तरीके से भी आप कर सकते, मतलब एक एक दिन आपका बीतता जा रहा है। अगर नहीं ध्यान देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर धोखा खाएं। आईसीटी के शब्द हैं और परिभाषा दिया गया है, चलिए जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या होगा। VOIP क्या होता है? पढ़िए, मन लगा लीजिए, अपने लिए ही ना सही, जिसने एडमिशन के लिए पैसे आपको दिया है उसके लिए ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। फॉर्म कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फॉर्म कभी भी आएगा, 10 ही दिन में आपको फॉर्म भरवा के वो एग्जाम ले लेंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपका पड़ोसी भी इंतजार कर रहा है कि असफल होकर के कब आप आएंगे, तो कम से कम उनके लिए भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए। प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या होगा? यहाँ सब पड़ोसी ही हैं एक दूसरे के, है कि नहीं? चलिए, दिया गया है कि VOIP ये क्या होता है? ये होता है जहां पे हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क की बात करते हैं। क्या करते हैं? नेटवर्क की बात करते हैं। और नेटवर्क में क्या है, सॉरी, जहां पे हम एक तकनीकी जो आपको इंटरनेट का उपयोग करके अन्य लोगों से बात करने की अनुमति देता है। एक एक पॉइंट आपके लिए अलग से भी ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तात्कालिक संदेश, तात्कालिक संदेश, तात्कालिक संदेश क्या होता है? तात्कालिक संदेश दो या दो से अधिक लोगों के बीच रियल टाइम संचार का एक उपकरण जो अपने उपकरण को पाठ संदेश तक भेजता है। VPN, VPN क्या है? ये नेटवर्क डेटा सुरक्षित करना, नेटवर्क ट्रैफिक को करता है, यानी ये ऑप्शन होगा। www क्या है? तो ये माध्यम से एक्सेस पर जुड़ने पर हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज से संबंधित है। 4 नंबर का हम आंसर करें। क्लियर हुआ सभी को? विशाल जी बहुत बढ़िया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है,
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 48 कितने वर्षों तक। देखिए, आपको लगता है ना कि कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो हल्के में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं? हल्के में। जबकि ये 2 नंबर आपको देके जाएगा। कितने नंबर? 2 नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय आयोग है, ये विश्वविद्यालय आयोग जो कई बार पूछा गया है, जिससे क्वेश्चन आपको विश्वविद्यालय आयोग जिसमें जिसके अध्यक्ष कौन थे, इसको 4 नवंबर को बनाया गया। 4 नवंबर 1948 को इसको क्या किया गया? इसका गठन किया गया। ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष कब दी? सरकार को इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दिया वो 25 अगस्त 1949 को। 25 अगस्त 1950 को इन्होंने क्या किया? रिपोर्ट सरकार को इन्होंने दे दिया। ठीक है। और ये जो विश्वविद्यालय, इसके अध्यक्ष थे राधा कृष्णन। राधा कृष्णन थे, इसलिए राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। ये उच्च शिक्षा के लिए बना था। किसके लिए बना था? उच्च शिक्षा के लिए बना था। स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग, स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग। आप सभी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हम हायर एजुकेशन जितना पढ़ाए थे वो प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आया था। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि हमने जो आपको पढ़ाया था उससे प्रश्न नहीं आया था। सभी प्रश्न आए थे, अगर आप ईमानदारी से पढ़ के गए हो। ठीक है। ईमानदारी से पढ़ के गए हैं तो आपको पता है कि सभी प्रश्न आए हुए थे। ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग था, स्वतंत्र भारत के बाद। राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। अब यहां पे ये कहते हैं सबसे पहले उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया जाए। समवर्ती सूची में रख दिया जाए, ये पहली बात कहा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यूजीसी की स्थापना किया जाए। तीसरी बात इन्होंने कहा ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। और इन्होंने कहा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। ठीक है। जो बीए होगा, स्नातक बीए या बीएससी, ठीक है, या बीकॉम, जो भी हो, बीकॉम, ये जो होगा 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का। इन्होंने कहा कि जो पीजी होगा, स्नातकोत्तर, वो 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 2। इन्होंने कहा कि जो शोध होगा, शोध कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होगा। ठीक है। मिनिमम 2 वर्ष का होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से प्रश्न नंबर 11 का आंसर। 11 का आंसर करिए जल्दी से। 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। ठीक है। चल, अगला प्रश्न। लॉर्ड ऑकलैंड ने निम्नलिखित में से कौन से उपाय प्रारंभ किए? अपडेट। यूजीसी नेट लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है। अगर आप नहीं अपडेट रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। जल्दी से आंसर कर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? 12 में ये क्या क्या बातें करते हैं? ऑकलैंड की अगर बात किया जाए तो इनका समय था 1839 का। 1839 पाश्चात्य विवाह से ये संबंधित थे और जिसमें इन्होंने क्या क्या बातें कही थी?
महाविद्यालयों के पुस्तकालयों के बंद करने से इनका कोई लेना देना नहीं था। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की समाप्ति से कोई लेना देना इनका नहीं था। अनुरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। प्राच्य भाषाओं में अनुदेश के लिए उपयोगी कृतियों का प्रकाशन। उच्चतम अनुदेश के लिए केंद्रीय महाविद्यालयों के स्थापना स्थानों का चयन। यानी ए और बी और सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, आगे बढ़े। लेट होना पड़ेगा, जो लोग सोए हैं वो जग जाएं। ठीक है, नहीं जगेंगे धोखा खाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण केवल कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण है? ठीक है, आउटपुट उपकरण का मतलब होता क्या है? सीधी सी बात है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर में सूचनाओं का प्रवेश करते हैं, यानी जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, जिससे सूचनाएं प्रवेश की जाती, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब मॉनिटर, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आउटपुट का काम कर रहा है। ठीक है, जो आप टाइपिंग कर रहे हैं इनपुट का काम कर रहा है, वो जो हमारे तक आ रहा है, ओके सर समझ में आ गया, गुड मॉर्निंग, जो भी सर। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट का मतलब जैसे कि जो हमें, तो 13 नंबर का आंसर क्या होगा? 13 नंबर पूछा गया है कि क्या स्कैनर आउटपुट का काम करता है? नहीं करता है। प्लाटर जो होता है, प्लाटर का मतलब समझते हैं, जो आप लोग वो देखते हैं रास्ते में लगा रहता है, बड़े बड़े, वो क्या कहते हैं उसको, बैनर वगैरह टाइप का लगा रहता है, जो बड़े पे छापता है, उसे कहा जाता है। लाइट पेन जो होता है वो होता है, नहीं, प्रोजेक्टर होता है, और प्रोजेक्टर के साथ साथ स्पीकर भी होता है। यानी हम फोर को आंसर करें। ठीक है, हर प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है आपको जेआरएफ होने के लिए। किसके लिए? जेआरएफ होने के लिए आपको सभी के सभी प्रश्न, एक एक प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा ग्राफिक्स प्रतिनिधित्व के तरीकों को दो चरों के बीच दिखाने में उपयोगी है? आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, क्या ओगिव है, या पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, स्कैटर प्लॉट है, क्या है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जहां पे दिया है दो चरों के बीच संबंध दिखाने के लिए, जैसे ये है। ठीक है, ऐसे है। अब कभी कभी आप देखते हैं कि यहाँ पे दो चर है, ठीक है, ऐसे 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 दो चरों के बीच, फिर एक का ऐसे ऐसे डाटा है, जो भी हो, या ऐसे ऐसे डाटा जा रहा, फिर ऐसे, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? कितना लगता है कि सो रहे हैं और जगेंगे और एनटीए कहेगा आओ पार्थ, अब तुम्हारे लिए जेआरएफ तय है होना? नहीं, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अपने आप को अपडेट करेंगे, जब मेहनत करेंगे, जब पढ़ेंगे, तभी काम बनेगा। क्या होगा? तभी काम बनेगा, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, जितना आसान, हम आपको डराते नहीं हैं, लेकिन आपको सजग कर रहे हैं। पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिगिप्ति व्याघाती होती है? कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा भाई? कैसे प्रश्न सॉल्व होगा? ठीक है, चलिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? सभी हैं, अगर सभी हैं लगा रहता है, सभी हैं तो उसे कहा जाता है ए। ठीक है, सभी के साथ है लगा है तो उसे कोई नहीं है, ई। कोई नहीं है, ई। तीसरा जो होता है जिसमें कुछ है, आई। कुछ है, आई। और लास्ट में एक और होता है, कुछ नहीं है,
ओ कुछ नहीं है, ओ, ये चार चीजें हो गई। ठीक है, व्याघाती का मतलब कैसे करेंगे? इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिगिप्तियां व्याघाती हैं। व्याघाती का मतलब क्या होता है? व्याघाती का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक डायग्राम बना रहे हैं, इस तरीके से होता है डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में क्या होता है? इस डायग्राम में ए और ई और आई और ओ, ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें जो होता है, इसको कहा जाता है विपरीत। विपरीत कहा जाता है। ये दोनों क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और ये क्या होते हैं? उप विपरीत होते हैं। बहुत तो आपको समझा नहीं पाएंगे बहुत अच्छा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। उपाश्रयण, उपाश्रयण होता है, और ये भी क्या होता है? उपाश्रयण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया है, इसे क्या कहा जाता है? विरोधी या व्याघाती। व्याघाती या विरोधी किया जाता है, ये दोनों। अब इसमें पूछा गया है कि व्याघाती कौन सा है। ठीक है, व्याघाती कौन सा है जिसमें सभी के साथ है, और दूसरा जो दिया गया है कुछ के साथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द होगा, यानी कि ओ, ए और ए के साथ कौन होगा? ओ। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर होगा, सभी के साथ हैं, ठीक है, और कुछ के साथ नहीं, यानी ए और डी, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये। ठीक है, बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अवांछित या कभी भी परेशान करने वाले पॉप अप विज्ञापन प्रदर्शित करता है, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर दिखाई दे सकते हैं, जैसे स्पाईवेयर है, एडवेयर है, या वर्म है, और ट्रोजन हॉर्स है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एडवेयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षोभ मंडली अथवा भूमि स्तरीय ओजोन संबंध में सही है? ठीक है, सबसे पहले आप बताइए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। पूछा गया क्वेश्चन कि क्षोभ मंडली भूमि स्तरीय ओजोन के संबंध में क्या क्या बातें सही हैं, प्रश्न नंबर 17 में। इसे एक अच्छा ओजोन कहा जाता है, या ओजोन परत से ओजोन के नीचे की ओर अंतरित होने के कारण निर्मित होता है, यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड से सूर्य की रोशनी की क्रिया के कारण निर्मित होता है, यह ग्रीन हाउस गैस है, यह प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल कोहरे को संगठक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अ, प्रजापति जी, आप कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए, वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, फीस घटती बढ़ती रहती है, तो आप वहां पे कॉल कर लीजिए, या पार्थ एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि फीस इस समय कितनी है। इसे एक अच्छा ओजोन कहा जाता है, इसे एक अच्छा ओजोन कहा जाता है, यानी कि बी और सी और डी और ई ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर। सीसा जैसे शब्द तेजी से पुनरावृत्ति के कारण बैडले के आधारभूत कार्य साधन स्मृति मॉडल में कौन सा संगठक शामिल?
प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में सीसा जैसे शब्द तेजी से पुनरावृत्ति के कार्य में बैडले के आधारभूत कार्य साधक स्मृति मॉडल का कौन सा संगठक शामिल है? क्या होगा आंसर? ठीक है, इसे कहते हैं स्वनिमिक लूप। क्या कहते हैं? स्वनिमिक लूप कहते हैं। आंतरिक वैधता के लिए खतरों की पहचान करिए। पहला चयन का खतरा, दूसरा परिपक्वता का खतरा, तीसरा परित्याग का खतरा, चौथा परीक्षण का खतरा। आंतरिक वैधता किस रिसर्च का भाग है? जल्दी से बताइए, आंतरिक वैधता किस रिसर्च का भाग है? एक रिसर्च का टाइप है जिसका नाम प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल शोध। एक्सपेरिमेंटल शोध इसका जो पार्ट होता है जिसमें वैधता की बात की जाती है, वैलिडिटी और वैधता, इन्होंने दो प्रकार की बताई। दो प्रकार की वैधता में एक आंतरिक वैधता और दूसरा बाह्य वैधता। जो बाह्य वैधता होती है रिजल्ट का सामान्यीकरण, सामान्यीकरण रिजल्ट का। जो आंतरिक वैधता स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर प्रभाव को देखा जाता है। ठीक है, ये किस में देखा जाता है? आंतरिक में। अगर आपको पूछ लिया जाए समालोचना, समालोचना, तो समालोचना किसका पार्ट है? ऐतिहासिक रिसर्च का, ऐतिहासिक शोध का। ठीक है, ऐतिहासिक शोध का समालोचना। और ये कहता है भूतकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? भूतकाल की बात करता है। ये किसकी बात करता है? वाट विल, यानी कि ये कहता है क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यानी कि ये भविष्य की बात करता है। किसकी बात करता है? भविष्य काल की बात करता है, भविष्य काल की बात करता है। ठीक है, वैधता। कारण प्रभाव भी ये देखता है, कारण प्रभाव भी देखता है। साथ में कारण प्रभाव के साथ साथ जोड़ तोड़ भी किया जाता है, मैनिपुलेशन के बहुत सारी चीजें इसमें दिया है। आंतरिक खतरा है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर होगा सिलेक्शन, यानी चयन का खतरा, परित्याग खतरा। ठीक है, यानी सभी के सभी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग, ये यहाँ पे 63-64 जबकि होना चाहिए यहाँ पे 1964 और 66, लेकिन आयोग ने या यूजीसी ने, एनटीए ने ऐसे ही दिया था, तो इसका समय 64 और 66 होता है। ये प्रश्न आपको हमने पढ़ाया था। ठीक है, ये 2024 के ही ये क्या है, प्रश्न आया हुआ है कोठारी आयोग से रिलेटेड। तो कोठारी आयोग 1964, जिसने 6% की बात की थी, ये हमने आपको पढ़ाया था प्रश्न नंबर 20 में। कितने परसेंट का? 6% का। ये तो हमने आपको पढ़ाया था। अगला प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित संचार विधियों का सही क्रम, लिखित, आमने सामने, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट या डेटा कॉस्ट। प्रश्न नंबर 21 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले कौन आएगा? ठीक है, सबसे इफेक्टिव कौन है? फेस टू फेस, फेस टू फेस के बाद फिर रिटेन, फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा? प्रिंट, चौथे नंबर पे और लास्ट में आएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा। ठीक है, ये कब का है? ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये सितंबर 2023 का है। अगला प्रश्न है दिन के समय दौरान कभी भी खान पान न करते देखी गई सोमदत्ता का भार निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए रात्रि के समय खान पान कर रही होगी। शास्त्रीय भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के किस साधन का प्रयोग किया जाता है? इसका प्रश्न है, बस आपको हमने पढ़ाया था लेकिन इसका बस शब्द को चेंज कर दिया गया है। ये हमने आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 22 भी पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा?
किसड़ा मोटा दत्ता, दिन में नहीं खाता है रात में। अर्थापत्ति, क्या होगा? अर्थापत्ति होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक प्रशिक्षक कला वर्ग में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग करता है। छात्रों को पोर्टफोलियो में किन मुख्य घटकों को शामिल किया जाएगा? एक क्या है पोर्टफोलियो? एक मूल्यांकन का टूल्स है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी का हम क्या करते हैं? लगातार मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, पूर्ण कला और काल्यों का संग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? उनकी रचनात्मक प्रक्रिया पर चिंतनशील निबंध की बात करते हैं। मानकीकृत परीक्षा स्कोर से यहाँ कोई लेना देना नहीं, सहपाठियों की प्रतिक्रिया और आलोचना। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए और बी और डी। ठीक है, 23 का आंसर कौन सा होगा? 2। एक शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखें और वीडियो में निहित प्रश्नों का उत्तर दे। इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा होगा? ये भी सितंबर 2024 का ही प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि एडजेल है, एवरनोट है, गूगल डॉक्स है, स्ट्राफोल। एक शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र पूर्व वीडियो देखें और उसके निहित उत्तरों का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? उस टूल्स को क्या कहते हैं? उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एडब जल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए और एन एक उदाहरण है। परिचालन संसाधन टूलकिट प्रणाली, ईआर प्रणाली, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली। अरुण सर ने आपको पढ़ाया भी है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अगर माइक्रोसॉफ्ट में एएन लिखा हुआ है तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, ये सब नए नए प्रश्न लगातार क्या है? पूछे जा रहे हैं। साहित्यिक चोरी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और प्रश्न को कैसे घुमाया गया है। साहित्यिक चोरी के बारे में यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार किसी शोध लेख में समानता के कितने प्रतिशत? ठीक है, कारण 2 वर्ष अवधि के लिए पीएचडी विद्यार्थी के परिवीक्षण। यहाँ क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से घुमाया गया है, और क्वेश्चन नया ये पूछा गया है। अभी हम 0, 1 और 2 और 3 ये लेवल को देखते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि 0% से लेकर के 10% तक अगर प्लेगरिज्म आता है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दूसरे पे हम देखते हैं कि 10% से लेकर के अगर 40% तक आता है प्लेगरिज्म, तो उसे 6 माह का संशोधन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, संशोधन के लिए टाइम दिया जाएगा। और तीसरे में इसमें हम देखते हैं 40% से लेकर के 60% तक। ठीक है, इसमें हम 1 वर्ष के लिए मना कर देते हैं, 1 वर्ष के लिए निषेध कर दिया जाता है। ठीक है, कि थीसिस आपकी जमा नहीं होगी। लेकिन और डिटेल में कभी पढ़ा ही नहीं। 60% से अधिक की बात करते हैं, तो 60% से जब अधिक की बात करते हैं तो यहाँ पंजीकरण को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन सवाल कुछ और है कि 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए पीएचडी विद्यार्थी के पर्यवेक्षण यानी सुपरवाइजर से विश्वविद्यालय के शिक्षक वंचित कर दिया जाए। इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपको 44% में मिलेगा। 44% किसमें आएगा? इस लेवल में आएगा। किसमें? 40 से लेकर के 60 तक 1 वर्ष के लिए निषेध किया गया है। इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। 2 वर्ष अवधि के लिए पीएचडी विद्यार्थी के पर्यवेक्षण से विश्वविद्यालय के शिक्षक को वंचित किया जाएगा। ये शब्द आपको मिल जाएगा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे। आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे 65% होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये आंसर क्या होगा? 44% होगा। ठीक है, डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कवरेज क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रकार के कंप्यूटर के नेटवर्क हैं, 1 से डी तक दिया गया है। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मैनिपुलेशन एरिया नेटवर्क और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको आपको किसके आधार पर देना है? 4 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लगाएंगे
तो बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क आएगा, फिर लोकल एरिया नेटवर्क आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पर्सनल एरिया नेटवर्क, इससे थोड़ा सा बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क, इससे थोड़ा बड़ा ये है, और लास्ट में क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 27। प्लेगरिज्म का पता निम्नलिखित द्वारा, ये जो है ये इतिहास के प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है। इतिहास का जो नेट जेआरएफ का क्वेश्चन अभी हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था इतिहास के विषय में। ये फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेपर में ये पूछा जाता है। प्लेगरिज्म के पता नहीं, पहला दिया है स्कोपस, टर्निट, आइथेटिक, उरकुंड, तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। प्लेगरिज्म का पता निम्नलिखित द्वारा नहीं लगाया जा सकता, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो नहीं लगा सकता है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है स्कोपस। ये क्या है, ये जनरल्स का नाम है। क्या है, ये जनरल्स का नाम है, जैसे एससीआई है, जैसे आप केयर लिस्टेड की बात करते हैं, फिर रिव्यूड की बात करते हैं, तो ये क्या है, जनरल्स है। बाकी तीनों क्या है, सॉफ्टवेयर है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। इतिहास में यानी सब्जेक्ट में भी प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं। एनएपी 2020 को लेकर के इतिहास के विषय में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है शैक्षणिक संस्थान और इसके संस्थापक, बताइए जल्दी से आंसर करिए। 29 संस्कृत कॉलेज बनारस, और मदरसा कलकत्ता मदरसा, और हिंदू कॉलेज कलकत्ता, और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। इसको मैचिंग करके बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो बनारस संस्कृत यानी कि 1791 में जोनाथन। ठीक है, पहले का क्या है, तीसरा ऑप्शन हो गया। और कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिगस, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता तो राजा राम मोहन राय, और लास्ट में फोर्ट विलियम, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, ये इतिहास में प्रश्न पूछा गया है। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय दर्शन का विस्तृत प्रतिपादक करने वाली पुस्तक न्याय तत्व के लेखक कौन है। ये इतिहास के विषय में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट पेपर में बुक के बारे में पूछा जा रहा है लगातार, तो इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, बताइए आज का लास्ट प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के दर्शन का विस्तृत प्रतिपादक करने वाली पुस्तक न्याय तत्व के लेखक नाथ मुनि, लंगत मुनि, भरत मुनि, रामानुजमचार्य। तो इसके लेखक कौन है, नाथ मुनि है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन क्या है इसका सही। ठीक है, तो ये आज की क्लास रही आपकी। क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी भी आपको एडमिशन लेना है तो अभी एडमिशन चल रहा है, और 799 फीस है। आप